दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम या सिविल सर्विसेज की, नेट जेआरएफ की या कोई मेंस एग्जाम की, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि ये अगर हिस्ट्री आप आ रही है आपके एग्जाम में, तो ये टॉपिक जरूरी होता है। इसमें हम शुरुआत से लास्ट तक इसके डिटेल में देखेंगे और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज ये है कि ये क्या था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे एक, जिन्होंने 1793 में एक एक्ट लाया, एक कानून लाया, जिसके वो हमने नाम दिया, उन्होंने नाम दिया, और आज हम लोग बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, इस्तिमरारी या परमानेंट सेटलमेंट। ये जमींदारी प्रणाली थी। ये अलग अलग नामों से, कभी इस्तिमरारी भी बोलते हैं, कभी अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं, कभी परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल आया है दोस्तों, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किस स्थान पर अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्तों, और ये सवाल लास्ट में बात करेंगे। ये काफी बड़े एग्जाम का सवाल है, और इसका आंसर हम बताते हुए इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात हो रही है, सबसे पहले यही लागू हुआ था। तो अब हम इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। दोस्तों, उस टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी मान ले रहे हैं और इसको जमींदार मान ले रहे हैं, तब बात होती है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की, और ये बंगाल के जमींदार हैं। कहाँ के जमींदार? बंगाल के। बंगाल में ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी अपनी। तो जमींदारों के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर वसूलने, यानी टैक्स तो लेंगे। सरकार कैसे चलेगी? टैक्स से चलेगी। तो कौन देगा? किसान देगा। ठीक, तो जो किसानों से या अन्य लोगों से टैक्स वसूलने, कर वसूलने से संबंधित एक व्यवस्था लानी थी, ताकि अंग्रेजों को आसानी हो सके। इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 यानी 1793 को ऐसा कानून लाया, ऐसा कोड तैयार किया, जिसमें ये उन्होंने देखा कि जो वंशानुगत जमींदार थे, जो शुरू से जमींदारी करते हुए आ रहे थे, तो उनकी एक लिस्ट तैयार की। लिस्ट में ये था कि उनको भू भूमि के अस्थाई मालिक बना दिया जाए, यानी जो जमींदार थे उनको अस्थाई मालिकाना हक दे दिया जाए। और वही ये जो जमींदार थे किसानों से कर वसूलेंगे, और जो कर वसूलेंगे उन्हीं में से अंग्रेजों को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी व्यवस्था थी। तो वे लोग राजस्व, भू राजस्व वसूलते थे, नियमित रूप से सरकारी खजाने में जमा करते थे। कितना जमा करते थे? तो ये जो जमींदार थे वो लेते थे 1/11 भाग। ये कितना होता था? 11%। और अंग्रेजों के पास कितना ले जाते थे? वो ले जाते थे 10/11, 10/11, यानी 89% भाग अंग्रेज ले लेते थे। अब ये दो चीज चलती थी यहाँ पे। पहले कंपनी का फायदा हम देखते हैं कि इसमें कंपनी का फायदा क्या था। दोस्तों, कंपनी का फायदा ये था कि कंपनी की आय जो थी निश्चित हो गई, कि भाई इन्होंने बता दिया कि हमको चाहिए इतना। कितना चाहिए था? उस टाइम 2.68 करोड़ वार्षिक था। तो ये फिक्स हो गई, चाहे वहां पे अकाल पड़े, फसल खराब हो, या बहुत ज्यादा पैदावार हो, हर स्थिति में कंपनी को इतना रुपए मिलेगा ही, और ये काम जमींदार करेगा। ठीक है। और जमींदारों को क्या फायदा होता था? जमींदार खुद ये भूमिपति बन गए, भूमिपति बन गए, भूमि के मालिक हो गए। और ये मानकर इनको ये अधिकार दिया गया कि ये रैयतों को, यानी जमीन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। रैयत यानी किसानों को दे सकते हैं, पट्टा दे सकते हैं, लीज का अधिकार दे सकते हैं। और दूसरा काम हमने बात कर ली कि इनको खजाने में जमा करना था, कर वसूल कर। और एक बात थी कि जमींदार निर्धारित राशि को अगर निश्चित समय में ये देने में असफल रहते हैं, मान लीजिए अकाल पड़ गया, बहुत प्रॉब्लम आ गई, और इनके पास पैसे नहीं थे और दे नहीं पाए, तो अंग्रेजों ने कानून लाए। अब वो कानून के तहत इनकी या तो पूर्ण रूप से इनकी जमींदारी चली जाती थी, या आंशिक रूप से जब्त कर ली जाती थी। तो ये जो कानून थे,
उनको हमने अभी लास्ट में जोड़ देखा है, क्योंकि इस जो टॉपिक है इसका सबसे टफेस्ट पार्ट यही होता है, ये कानून। ये अक्सर वनडे और बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको लास्ट में हम देख लेंगे। तो अभी हमने इसका ओवरऑल ये समझ लिया कि ऐसा क्यों था, क्यों लाया गया। ये जमींदार थे और अंग्रेज थे। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी बेस पे समझते हुए। तो इसे किसने और कब लागू किया, तो आप फटाफट अब बताते चलेंगे। लागू करने वाला था कॉर्नवालिस। कब लागू किया? 1793 में लागू किया था। एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो कितना होगा? 22 मार्च 1793, यानी 1793 में होगा। अस्थाई किया गया। और पीएम उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो कौन थे? विलियम पिट थे। और बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का डंडास। ये भी नाम कभी कभी आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था, ये तो पता ही है। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अभी हमने बताया कि अस्थाई बंदोबस्त जो भूमि राजस्व की एक व्यवस्था थी। इसमें जमींदारों से लगान अस्थाई रूप से तय कर लिया गया था। कितना? 2.68 करोड़। सरकार, किसान और जमींदार, तो यानी सरकार और किसान के बीच कौन था? जमींदार मध्यस्थता का काम करता था। यही किसानों से कर लेकर सरकार को देता था और खुद भी रखता था। अगला सवाल कहाँ था कि कहाँ लागू हुई? भाई ये अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात करते हैं। ये तीनों जगह लागू हुआ था। इसके अलावा लागू कहाँ हुआ था? अगर पूछे तो आसाम में भी लागू हुआ था और असम में भी लागू हुआ था और कुछ उत्तरी कर्नाटक के हिस्से में भी थोड़ा बहुत लागू हुआ था। और बनारस में भी लागू हुआ था ये। और ये कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 19% क्षेत्रफल बनता है। 19% क्षेत्रफल पर लागू हुआ था। कौन? अस्थाई बंदोबस्त। वहीं रैयतवाड़ी की बात करें तो रैयतवाड़ी कितने प्रतिशत पर लागू हुआ था? ये आता है 51%। और किन के अनुसार? आरपी दत्त के अनुसार। आरपी दत्त मानते हैं कि 51% पर लागू हुआ था। वहीं महालवाड़ी महालवाड़ी 30% क्षेत्रों पर लागू होता है। ये भी आरपी दत्त के अनुसार हमने लिया है। आगे देखते हैं कि जमींदारों की भूमिका क्या थी। तो वही सेम कि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और लगान न देने पर जमींदारी जब्त हो सकती थी। और जमींदारी जब्त होने का कानून हमने लास्ट में रखा है, अभी देखेंगे। किसानों पर नियंत्रण जमींदार के हाथ में था। कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो राजस्व निश्चित हो गया। प्रशासन आसान हो गया। प्रशासन आसान कैसे? क्योंकि उन्हें अपने अधिकारी नहीं भेजने होते थे, इसलिए उनको अलग से खर्च नहीं करना पड़ता था और जमींदार के माध्यम से ही हो जाता था। जमींदार ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। आगे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखें अगर, तो किसानों का शोषण बढ़ गया दोस्तों। क्योंकि उनको पैसे देने ही होते थे जमींदारों को, तो वो किसानों का शोषण करते थे। और ये भी काम था कि जो किसानों जमींदारी दी गई थी, वो बहुत बार शहरी व्यापारियों को, जो दूर से आए हुए थे, उन्होंने खरीदा। तो इसका ग्रामीण जनता से उन लोगों का ग्रामीण जनता से कोई लगाव नहीं था, तो उन्होंने किसानों का शोषण किया। कर की मांग नगद होने के कारण, जो कर की मांग नगद थी, इसके कारण किसानों ने खाद्यान्न कृषि पर के स्थान पर वाणिज्यिक कृषि शुरुआत की। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि से शुरुआत की, जिसमें खाद्यान्न संकट आया, अकाल पड़ा, भुखमरी आई, कुपोषण आया। तो किसानों को उनकी परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब किसान भूमि का मालिक नहीं होता, ना होकर भूमि का किराएदार, बटाईदार बन गया था। ठीक है, तो अत्यधिक कर की दर के कारण किसान ऋण जाल में फंसता चला गया था दोस्तों। तो किसी में सुधार भी नहीं हुआ था, गरीबी और अकाल की स्थिति बनी थी। ट्रिक ये याद करने का है, बीबीओ करके याद कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त किस एक्ट के तहत था? तो ये कोई संसद का एक्ट नहीं था दोस्तों, ये तो 1793 का रेगुलेशन था, जो कंपनी का रेगुलेशन था। खुद कंपनी लाई थी इसको, किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत आया था ये।
तो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के रूप में लाया गया था, तो यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट नहीं था। प्रमुख रेगुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन फर्स्ट ऑफ 1793 के रूप में अस्थायी बंदोबस्त को वैधानिक रूप दिया गया था। जमींदारों को भूमि का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी स्वामी घोषित किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त असफल क्यों हुआ, ये आप और आसानी से देख सकते हैं कि जमींदार जो थे कृषि में निवेश नहीं करते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते थे। किसान असुरक्षित रहते थे हमेशा, क्योंकि उनको हर साल पैसे देने जरूरी होते थे। राजस्व तो स्थिर रहा लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा, क्योंकि वाणिज्य की तरफ, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ही रुझान बढ़ा, और इसलिए बाद में नई व्यवस्थाएं लानी पड़ी और लगातार सफल नहीं हो पाया। बाद की भूमि व्यवस्थाओं से अगर तुलना करें तो अस्थाई बंदोबस्त हमने देख लिया था 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा। रैयतवाड़ी जो मुनरो या रीड द्वारा आया था, वो जो 1820s में आया था, 1820s में, इतना कह सकते हैं, क्योंकि ये मद्रास का गवर्नर रहा था मुनरो उस टाइम। तो 1820 से 30 के आसपास ये शुरुआत मानी जाती है। महालवाड़ी जो कि 1822 1822 हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। अब आगे थोड़ा सा याद रखने की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये वही बात हो गई। आगे लास्ट में आते हैं जो सबसे टफ पार्ट है इस वीडियो का, और जो अब लगातार कई एग्जाम्स में आना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि आगे आएगा भी। तो उसको देखते हैं। क्या था ये? जमींदारों पर ये लागू होता था ये सारे कानून, क्योंकि उनको निश्चित किया गया था कि अगर आप सही समय पर जमींदार यानी कर नहीं अदा करेंगे तो आपकी जमींदारी खतरे में हो जाएगी। वो कैसा खतरा होगा तो वो देखते हैं। तो अगर निर्धारित राशि, निश्चित समयावधि यानी जितना कहा गया उतना नहीं लाओगे, या समय के अंत तक, साल के लास्ट दिन तक, 12 बजे तक माना जाता था कि समय के लास्ट तक नहीं लाओगे साल के, तो अगर नगद भुगतान नहीं करोगे तो जमींदारी जब्त हो जाएगी। तो ये कानून कौन सा था? तो ये था रेगुलेशन 14। रेगुलेशन 14, ये 10(1)(5) 15 है। रेगुलेशन 15 नहीं दोस्तों, ये 14 ही है, रोमन अंक है तो इसको 14 ही बोलेंगे। तो रेगुलेशन 14 ऑफ 1793, इसके तहत जमींदारी जब्त की जाएगी। 1794 रेवेन्यू सेल लॉ, तो सनसेट लॉ जिसको बोलते हैं, सूर्यास्त कानून बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि वर्ष के अंतिम सूर्यास्त तक अगर निश्चित राशि न देने की स्थिति हुई तो जमींदारी व संपत्ति दोनों जब्त की जा सकती है। ये कौन था? सनसेट लॉ था 1794। तीसरा कानून ये था, 6 कानून है केवल, आराम से देख लीजिए। अगर आपको वनडे है तो उसमें बहुत कम चांसेस है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और कोई भी एग्जाम हो, रिटन वाले एग्जाम में खास कर होता है। रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन 7 ऑफ 1799 के तहत हफ्ता नियम, सप्ताह नियम जिसको भी बोलते हैं, तो लगान न देने की स्थिति में जमींदार बिना अदालत की अनुमति के भी रैयतों या किसानों की भूमि या पट्टा छीन सकता था या छीना जा सकता था। तीसरा हो गया। चौथा दोस्तों, चौथा ये रहा। चौथा की बात, रेगुलेशन 5 ऑफ 18। ये जो ऐसा है ना कि 1812 में रेगुलेशन 5 नाम का कानून आया, ठीक है, कानून आता है, उसके तहत इस तरीके से लिखते हैं कि रेगुलेशन 5 ऑफ 1812, 1812 में जमींदार अपनी जमीन को दूसरे व्यक्ति पर भी दे सकता था, यानी लीज पर भी दे सकता था। आरंभ में 10 वर्ष के लिए लीज तय की गई थी कि अगर कोई लेगा तो 10 वर्ष के लिए उसको दे दो। और वहीं फिर वही बात 1819 में रेगुलेशन 7 के में लीज की अवधि अस्थाई कर दी गई, कि भाई एकदम फिक्स कर दी गई, जिसको पटनी कानून भी कहा जाता है। लीज पर देने वाले जो जमींदारों को पटनी या भू आश्रित जमींदार कहा जाता था, ये छोटे जमींदार होते थे जो बड़े जमींदारों से लीज पर अपनी जमीन लेते थे।
फिफ्थ में आता है बंगाल टेनेंसी एक्ट। ये कई बार पूछा गया है। 1822 का बंगाल काश्तकारी कानून, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर करने हेतु यह अधिनियम लाया गया था। इसके अंतर्गत किसानों को भूमि से बेदखली व लगान वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा दी गई थी। लास्ट है वेस्ट बंगाल एबोलिशन ऑफ स्टेट एक्ट 1955। इसके अंतर्गत दोस्तों जमींदारों को राजकोष से धन देकर जमींदारी छीनी जाती थी। तो इस तरीके से ये पार्ट होता है। और जो हमने शुरुआत में सवाल लिया था दोस्तों, वो 2024 के यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, जो 29 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस वर्ष 1793 में किस स्थान पर अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करता है? तो वो कौन सा था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इस तरीके से हमारा सवाल समाप्त होता है दोस्तों। आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, और कुछ भी नया लगा हो, आपको ठीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।